चलिए फ्रेंड्स, हम बिना देर के हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको सेट का जो वीडियो भेजा है वो आप देख लें, क्योंकि उसके बेस पे ये आगे का जो लेसन है वो उससे कनेक्टेड होगा। ठीक, तो इसको संबंध और फलन को समझने से पहले हमको इन दो कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा दोस्तों। कीवर्ड है क्रमित युग्म और सेकंड है आपका कार्तीय गुणन। ठीक, तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाती हूँ। अगर मान लो हमारे पास दो सेट हैं, फर्स्ट सेट है ए और सेकंड सेट हो गया हमारे पास बी। फर्स्ट सेट का एलिमेंट अगर मैं मानूँ 1, 2 और 3, सेकंड सेट में दो एलिमेंट अगर मैं मानती हूँ ए और बी। ठीक, इनका मैं पेयर्स बना रही हूँ, जैसे कि फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट लेकर उनका पेयर सेकंड सेट का जो दोनों एलिमेंट के साथ, मतलब ये 1 का पेयर बन गया एक के साथ, फिर इसी 1 का पेयर बन गया बी के साथ, 1 का हो गया, फिर वैसे ही सेकंड 2 का पेयर बन गया ए के साथ, फिर 2 का पेयर बन गया बी के साथ, वैसे ही हम कर लेते 3 का पेयर बन गया ए के साथ और 3 का पेयर बन गया बी के साथ। ठीक दोस्तों, ये जो छोटे छोटे हमने पेयर्स बनाए हैं, यही पेयर्स एक्चुअली हमारा ऑर्डर्ड पेयर या फिर यही युग्म को हम बोलते हैं क्रमित युग्म। ठीक, मतलब अगर फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट हैं हमने देखा 3 और सेकंड सेट में कितने एलिमेंट हैं 2। ठीक, तो इन दोनों का अगर हम दोनों के एलिमेंट्स को लेकर हम अगर क्रमित युग्म बनाते हैं तो हमको कुल मिला करके 2 गुणित 3 2 × 3 दैट मीन्स 6, हमको 6 ऑर्डर्ड पेयर 6 क्रमित युग्म मिलेंगे। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्रमित युग्म समझ में आ गया। अब इन्हीं क्रमित युग्मों को, मतलब दो सेट के जितने भी पॉसिबल क्रमित युग्म है, जितने ही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हम बना सकते हैं, मैक्सिमम है ना पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स का अगर हम बना दें एक समुच्चय, मतलब इन्हीं पेयर्स को अगर हम क्या बना दें, एक समुच्चय बना दें, सेट, तो इस सेट को बोला जाता है कार्तीय गुणन। ए क्रॉस बी से इसको दर्शाया जाता है कि जो कि पहला सेट जो सभी जो पेयर्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का है, सभी पेयर का सेकेंड एलिमेंट है वो सेट बी का है। ठीक, मतलब दो सेट ए बी है तो उनके जितने भी पॉसिबल का क्रमित युग्म हैं, उन क्रमित युग्मों को लेकर के अगर हम एक सेट बना देते हैं तो वो सेट हमारा कहलाता है कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस सेट को दर्शाया जाता है ए क्रॉस बी से। चलिए फ्रेंड्स, अब क्रमित युग्म और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के बाद हम समझते हैं यहाँ पे संबंध को। ठीक है, संबंध एक्चुअल में होता क्या, जो संबंध हम डिफाइन करते हैं दो सेट्स के बीच में या फिर एक ही सेट के एलिमेंट्स के बीच में, वो संबंध एक्चुअल में उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ठीक, जैसे कि मान लो मैंने दो सेट यहाँ पे लिया हुआ है ए और बी। फर्स्ट ए सेट ए का एलिमेंट क्या है 1 2 और 3, सेट बी का एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। देन अगर हम इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स आएंगे, इतने सारे क्रमित युग्म आएंगे। यहाँ कितने एलिमेंट है 3 और यहाँ कितने एलिमेंट है 4, मीन्स 12 क्रमित युग्म आपको यहाँ पे मिलेंगे उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अगर यहीं पे मैं एक रिलेशन डिफाइन कर देती हूँ, रिलेशन है आर। रिलेशन इस प्रकार है कि आर ऐसे एक्स वाई का समुच्चय है, क्रमित युग्म एक्स वाई का ऐसा समुच्चय है जहाँ पे जो x है वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है और y जो है वो सेकंड सेट का एलिमेंट है, और दोनों सेट के एलिमेंट्स के बीच रिलेशन क्या बन रहा है y = x का स्क्वायर। मीन्स अगर हम फर्स्ट सेट के एलिमेंट का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो सेकंड सेट के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम इसके अंदर कौन कौन से क्रमित युग्म को यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट का इस सेट ए के एलिमेंट को x माना है उसने, सेट बी के एलिमेंट को y माना है, और y क्या होना चाहिए x के स्क्वायर के बराबर। तो चलो इसका स्क्वायर करके देखो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। हाँ, तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, सेट बी के 1 से। 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो हाँ ये कनेक्ट हो जाएगा आपका सेट बी के एलिमेंट 4 से। 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे है क्या आपका नहीं। तो हमारा ये रिलेशन में बस दो पेयर्स हमारे पास आएंगे। कौन कौन से पेयर होंगे, फर्स्ट पेयर है 1 1 1 1 और सेकेंड क्रमित युग्म आएगा हमारे पास 2 and 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिलेशन। और ये रिलेशन में जो दो एलिमेंट आए हैं वो एक्चुअल में आपके क्रमित युग्म के में से ही आए हैं,
1 and 1 और सेकंड था आपका 2 and 4। ये देखो, तो इस बेस पे हम बोल देते हैं कि रिलेशन जो होता है, संबंध जो होता है, वो एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ठीक दोस्तों, अगर रिलेशन में ही हम रिलेशन संबंध के प्रांत, परिसर और सहप्रांत की बात करते हैं, इसी संबंध का प्रांत अगर हमको निकालना है, ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है इसका हमको पूछा गया है प्रांत। अगर तो प्रांत होता क्या है, जो रिलेशन डिफाइन होता है उसका जो फर्स्ट सेट होता है, पहला सेट, उसके ऐसे एलिमेंट्स जो दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, संबंधित हैं। मतलब पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे सेट के एलिमेंट से संबंधित हैं, उसके प्रांत या फिर डोमेन उसको बोला जाता है। ठीक, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसके प्रांत में? 1 and 2। 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 का सेकेंड सेट के किसी भी एलिमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये लो, प्रांत में आ गया हमारा फर्स्ट सेट का 2 एलिमेंट 1 and 2। ठीक, अब आता है परिसर। परिसर में सेम चीज़, मतलब सेकेंड सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट से कनेक्टेड हैं। ठीक, परिसर में क्या आ जाता है? सेकेंड सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड हैं। कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड हैं यहाँ पे बताओ? 1 और 4। इस रिलेशन का परिसर हो गया। अब हमको चाहिए सहप्रांत या फिर कोडोमेन। ये आपका हो गया डोमेन, परिसर हो गया आपका रेंज, और सहप्रांत हो गया आपका कोडोमेन। कोडोमेन में आता है जो सेकेंड सेट होता है हमारा, उसके सारे एलिमेंट्स। मतलब सहप्रांत में आ जाएगा आपका सेट बी, या फिर इसी को अगर आप एलिमेंट के रूप में लिखना चाहेंगे तो 1, 2, 3 and 4 ये आपका आ जाएगा सहप्रांत में इस रिलेशन के। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं संबंध में तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं हम। ठीक, अभी तक मैंने आपको बताया था कि रिलेशन जो 2 सेट के बीच में डिफाइन होता है, अगर ये रिलेशन एक ही सेट में डिफाइन होता है, मतलब यहाँ पे जो हम 2 सेट लेते थे ए और बी, उसके बदले हम क्या लेंगे? दोनों सेट सेम होना चाहिए। सेट ए और सेट ए का रिलेशन बनना चाहिए। रिलेशन हम किसके बीच डिफाइन करेंगे? 2 सेट के बीच में, और दोनों सेट समान होना चाहिए। ठीक, तब सेट ए में जो आर होगा, रिलेशन जो आर होगा, वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। यदि क्या होगा? जो संबंध आर है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब स्वतुल्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर हम ए कोई एलिमेंट लेंगे सेट ए का, ठीक, ए कोई एलिमेंट लेंगे सेट ए का, तो ये जो आपका पेयर है ए, ये उस रिलेशन में होना चाहिए, रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। तब मतलब किसी सेट ए के एलिमेंट का खुद के साथ उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक, तब वो कहलाएगा स्वतुल्य संबंध या फिर रिफ्लेक्सिव। सेकंड, वो अगर सेटिस्फाई करे सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक मीन्स होता है अगर हम 2 एलिमेंट लेते हैं ए और बी, सेट ए का 2 एलिमेंट लेते हैं ए और बी सेट ए का, तो यदि ए बी जो पेयर है वो अगर इस रिलेशन में है, तो ज़रूरी है कि इसका जो पेयर बी ए वो भी इस रिलेशन में हो। अगर ऐसा है कि ए बी साथ ही साथ बी ए, ये फॉर ऑल होगा ना, मतलब फॉर ऑल ए बी, हर पेयर ऐसा जिसका अगर ए बी उस रिलेशन में है, तो जरूरी है कि उसका बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तभी वो जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन या फिर सममित संबंध कहलाएगा। और थर्ड होना चाहिए उसको संक्रामक या ट्रांजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी और सी एलिमेंट है अगर सेट ए का, ए बी सी सेट ए का अगर एलिमेंट है, और क्या होना चाहिए? जो पहला पेयर है ए बी और एक दूसरा पेयर बी सी। देखो ए बी, फिर बी से स्टार्ट होना चाहिए बी सी। अगर ये दोनों उस रिलेशन के एलिमेंट हैं तो आपका ए बी बी सी, दैट मीन्स ए सी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, ये जो पेयर ए सी है वो भी उस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हाँ वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। और अगर कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मतलब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों केस को सेटिस्फाई करता है, तब हम बोलेंगे कि हाँ वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर तुल्यता संबंध है। चलिए इसी डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स,
हम स्वतुल्यता संबंध को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमको एक सेट दिया गया है A, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। हमको एक रिलेशन दिया गया है यहाँ पे R इज इक्वल टू ए बी सच दैट B इज इक्वल टू A+1। B हमको कैसे प्राप्त करना है, A+1, ठीक। और ए बी क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। तो हमको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो इस सेट ए पर स्वतुल्य, सममित और संक्रमित है कि नहीं, मतलब आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है कि नहीं, हमको चेक करना है, ठीक। सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्यता को। स्वतुल्य रिलेशन को हम चेक करते हैं। इसके लिए हमने क्या देखा था कि अगर कोई एलिमेंट ए का लेते हैं हम, तो ए इस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए, इस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। बट हमारे इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो अगर कोई भी सेट हम लेते हैं ए का, ठीक, तो ए जो ए है वो कभी भी इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ये चेक करते हैं हम। अगर हम कोई एलिमेंट, मान लो अगर मैं ले लेती हूँ 1, ठीक है, सेट ए का एक एलिमेंट क्या ले लेती हूँ मैं, 1, तो मतलब ए की जगह क्या मिल गया हमको, 1। तो बी हमको कैसे निकालना पड़ेगा, A+1, देन बी इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1+1 मतलब 2। अब हमारा जो पेयर बनेगा वो एक्चुअल में क्या बनेगा, 1 2, ये होगा हमारे रिलेशन में, ना कि 1 1। कोई सभी एलिमेंट ले लो, अगर आप लोगे 3 तो आपका पेयर क्या बन जाएगा रिलेशन का, 3 4, क्योंकि बी एक्चुअल में आपका A+1, जो भी आप ए लोगे उससे एक ज़्यादा आपका बी रहेगा। तो आपका जो पेयर बनेगा ये ए बी वाला रिलेशन का, वो कभी भी ए नहीं बन पाएगा। मतलब ये जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। सेकंड हम चेक करते हैं सममित के लिए, या उसी को सिमेट्रिक बोल दिया जाता है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम चेक करते हैं। इसके लिए मैंने क्या बोला था, अगर ए और बी किसी सेट ए का एलिमेंट होता है तो हमने क्या बोला था कि ए बी अगर इस रिलेशन में है तो ए भी इस रिलेशन में होना चाहिए, ये मैंने बोला था, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है ये बी ए इस रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलो देख लेते हैं हम। क्योंकि जैसे कि अगर मैं 2 एलिमेंट लेती हूँ, अगर मैं ले ली 1, तो कोई सेट, मतलब सेट ए का एक एलिमेंट लेती हूँ मैं 1, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसका बी वाला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, A+1 मीन्स 2, रिलेशन का ये एलिमेंट बन जाएगा, ठीक। और अगर मैं लूँगी 2, तो 2 के आगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ना कि 2 1। देखो इसका जो रिलेशन में जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, अगर हम 1 लेंगे तो इसका बी वाला पोर्शन जो आएगा वो A+1 2 हो जाएगा। अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि रिलेशन में हमारा A+1 है। अगर हम इसका एलिमेंट लेते हैं 3 तो इसका बी हमको मिल जाएगा 4। अगर हम 4 लेते हैं तो इसका बी मिल जाएगा 5। अगर हम 5 लेते हैं तो इसका बी मिल जाएगा 6। और अगर हम 6 लेते हैं तो इसका बी मिल जाएगा 7। हमारे जो ये रिलेशन इसने डिफ़ाइन किया है उस रिलेशन में ये एलिमेंट्स आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें आपको कहीं भी 1 1 नहीं दिख रहा है, जो आपका स्वतुल्यता के लिए जरूरी है। ए इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर, क्यों हमने रीज़न बता दिया है। वैसे ही आपका ए बी एलिमेंट है आर का, बट बी ए यहाँ पे आर का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक। होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। नहीं होगा मतलब ये हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। बी ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 1 लेते हैं तो हमारा सेकेंड एलिमेंट रिलेशन में 2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि b इज इक्वल टू है A+1, है ना। और वहीं पे अगर हम 2 लेते हैं तो हमको मिलना क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 2 1 मिलना चाहिए ना। लेकिन अगर हम 2 लेते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 2 3 आर का एलिमेंट, इसलिए हम बोलेंगे कि 2 1 जो है वो आर का एलिमेंट नहीं होगा। मतलब इसको अगर आप एग्जांपल के थ्रू ले लो तो 1 2 एलिमेंट है आर, बट 2 1 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है। अब हमारा बच गया लास्ट में संक्रामक या फिर ट्रांजिटिव। अब इसका थर्ड केस हम चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए हमने क्या बोला था कि ए बी और सी, अगर 3 एलिमेंट अगर हम लेते हैं सेट ए का, तो संक्रामकता के लिए क्या होना चाहिए, ए बी और बी सी। अगर इस रिलेशन आर का एलिमेंट है दैट मीन्स ए सी
सी को भी इसका एलिमेंट होना चाहिए। बट अगर इस सेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, पहला एलिमेंट ले लूँ अगर मैं 1 और 2, हाँ है रिलेशन में। उसके बाद अगर 2 से स्टार्ट करके मैं ले लूँ 2 और 3, 2 और 3 भी है रिलेशन में। एलिमेंट है किसका? आर का, ठीक है। तो क्या हमको ये 1 और 3 आर का एलिमेंट मिल रहा है क्या? नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 1 ली तो 1 से एक ज़्यादा ही आएगा, यहाँ पे 3 आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो 1 2 एंड 2 3 एलिमेंट ऑफ आर, बट 1 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। दैट मीन्स कि ये हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, संक्रामक नहीं है। मतलब ये जो रिलेशन आर है वो सेट ए पर ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है, ना तो संक्रामक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों नहीं है हमारा संबंध आर। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तुल्यता संबंध को हम एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक सेट है ए, एक्चुअल में सेट है नगर के निवासियों का कोई समुच्चय है, ठीक है। नगर के निवासी, उसमें बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, उसका एक सेट ले लिया है ए। और बी आज जो है एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? अगर एक्स वाई इसके एलिमेंट्स हैं तो एक्स जो है वो वाई के पिता हैं। नगर में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, रामू श्यामू बहुत सारे लोग हैं मान लो, तो एक्स वैसे किसी व्यक्ति का नाम है, वाई किसी दूसरे व्यक्ति का नाम है। और संबंध क्या है कि जो एक्स है वो वाई के पिता हैं। तो हमको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन सेट ए में तुल्यता संबंध है। तो उसको आइए हम सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव या फिर स्वतुल्य है कि नहीं। देखो, अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं एक्स का एक, मतलब किसी एक व्यक्ति को लेते हैं, है ना, उस नगर के समुच्चय में से किसी एक व्यक्ति को लेते हैं, और मैं बोलूँ कि वो व्यक्ति खुद ही का ही पिता है। मान लो श्याम को मैं उठाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि श्याम का पिता है। पॉसिबल है क्या ये केस? कोई इंसान खुद का पिता हो सकता है क्या? नहीं। दैट मीन्स अगर मैं कोई एक्स एलिमेंट ए का लेती हूँ तो एक्स आर का एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स का पिता संभव नहीं है। मतलब ये जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सेकेंड केस हम देखते हैं सिमेट्रिक, या फिर सिमेट्रिक अगर देखें तो उसमें क्या होता है, आपका सम्मित है कि नहीं ये हम चेक कर लेते हैं। तो सम्मित की चेक करने के लिए 2 एलिमेंट्स, देखो ये तीनों में ना, फर्स्ट में आपको सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए रहता है, सेकंड में आपको 2 एलिमेंट चाहिए रहता है, ट्रांजिटिव में आपको 3 एलिमेंट चाहिए रहता है। ओके, तो सेकंड हमको देखना है सिमेट्रिक में हमारे पास 2 एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं सेट ए का, मतलब नगर के 2 व्यक्ति को मैं लेती हूँ, एक राम हो गया और एक हो गया मान लो श्याम, तो मैंने पहला एक्स दूसरा वाई, ठीक। और यहाँ पे मानना पड़ता है कि एक्स और वाई जो है वो आर का एलिमेंट है, मतलब एक्स वाई एलिमेंट है आर। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि एक्स जो है वो वाई का पिता है, ये हमको दिया गया है, एक्स और वाई का पिता है। अगर हमको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या सिद्ध करना पड़ता है कि यदि एक्स वाई एलिमेंट है आर का तो वाई एक्स भी आर का एलिमेंट होना चाहिए। अगर है तो सिमेट्रिक है, और अगर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर x को हम y का पिता मान रहे हैं तो हम फिर से y को x का पिता मान सकते हैं क्या? अगर तुम एक चीज़ माने तो दूसरा कैसे पॉसिबल है भाई? अगर राम जो है वो श्याम का पिता है, ठीक, राम जो है वो श्याम का पिता है, अब तुम दूसरे टाइम फिर उसको, अगर ये चीज़ तुम मान चुके कि राम श्याम का पिता है, तो आप पलट सकते क्या इसको कि श्याम भी राम का पिता होगा? नहीं होगा ना, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर एक्स वाई एलिमेंट है आर का तो वाई एक्स जो है आर का एलिमेंट यहाँ पे नहीं होगा। तो मतलब ये रिलेशन जो है वो हमारा सिमेट्रिक या सममित भी नहीं है। सेकंड हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव या फिर संक्रामक रिलेशन है कि नहीं, ठीक। संक्रामक में हमको 3 एलिमेंट्स चाहिए रहता है, एक्स वाई और जेड, मतलब गाँव के कोई भी 3 इंसान को पकड़ लो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए कि एक्स वाई एलिमेंट है आर का, वाई जेड भी एलिमेंट है आर का, तो हमको चाहिए कि एक्स जेड भी आर का एलिमेंट होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। लेकिन यहाँ पे एक्स जेड आर का एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने माना एक्स वाई आर का एलिमेंट है, मतलब एक्स जो है वो वाई का पिता है। हमने वहीं पे क्या माना, फिर से वाई और वाई जेड आर का एलिमेंट है, मीन्स वाई जो है जेड का पिता है। एक्स जो है वो किसका पिता है?
वाई का, एक्स जो है ये पापा है, वाई का पिता है। अब हमने वहीं पे सेकेंड लाइन क्या माना कि वाई जो है वो जेड का पिता है, ये वाई जो है वो किसका पिता है, जेड का पिता है। अब तुम बोल रहे हो कि अब हमको होना चाहिए कि जो एक्स है वो जेड का पिता है। अगर हमको एक्स और है वो जेड का पिता है, ये पॉसिबल है क्या? ये तो एक्स जो है वो जेड का दादा हो गया ना, तो फिर एक्स जेड का पिता नहीं है, ये संभव नहीं है। ठीक है, एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता है, वो उसका दादा है। तो हमारा ये जो थर्ड केस है कि एक्स जेड भी एलिमेंट आर का एलिमेंट होना चाहिए, नहीं, एक्स जेड उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स ये रिलेशन जो है इस सेट पर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। मतलब ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है, ना तो संक्रामक है। मतलब ये रिलेशन जो है वो सेट ए पर तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके, चलिए अब संबंध को समझने के बाद हम समझते हैं फंक्शन, फलन। ओके, फलन क्या होता है? ये जो फलन होता है वो एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। ठीक, मतलब संबंध में ही कुछ छांट के हम उसको फलन बोलते हैं। वो संबंध कैसा होना चाहिए कि अगर दो सेट ए है, ए और बी, तो ए के प्रत्येक अवयव का, यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट कर लेना आप। जो फर्स्ट सेट ए है उसका क्या है, प्रत्येक अवयव का सेट बी में एक और केवल एक, सेकेंड पॉइंट नोट करने लायक क्या है, एक और केवल एक प्रतिबिंब मिलना चाहिए। ये आप जो संबंध को, किस टाइप के संबंध को हम फलन कहेंगे, उसमें ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं कि दो सेट अगर हम लेते हैं ए और बी जिसमें संबंध डिफाइन होता है, तो सेट ए के, पहले सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब मिलना चाहिए। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स ले आइए, हम देखते हैं कि ये जो संबंध है वो फलन है कि नहीं है। जैसे कि फर्स्ट आपका एग्जांपल है, इसमें सेट ए है, ए बी सी, सेट बी है 1 2 3। इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, कैसे कि ए का कनेक्शन हो रहा है 1 के साथ, बी रिलेटेड है 2 के साथ और सी रिलेटेड है 3 के साथ। तो इसमें जो 2 पॉइंट्स हैं, ए के प्रत्येक अवयव, हाँ, ए का कोई अवयव छूटा है क्या? नहीं छूटा है ना, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है। और बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब, जो सेट ए है उसके कितने प्रतिबिंब, सिर्फ एक ही इंसान, एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है ना वो। बी भी सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, सी भी सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। मतलब कि हाँ, ये जो रिलेशन डिफाइन हुआ है ये हमारा फलन है। मतलब जैसे कि आप सामने, सपोज कर लीजिए सामने आपके मिरर है ना, तो आप अगर उसमें देखते हैं तो आपको सिर्फ अपना एक प्रतिबिंब दिखना चाहिए, दिखता है ना। उसी के जरिए आप इसको याद रख सकते हैं कि संबंध में अगर सेट ए का, आप खुद को सेट ए मान लो, मिरर को सेट बी मान लो, ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपका एक प्रतिबिंब दिखना चाहिए। और सेट ए के सारे एलिमेंट्स, आपके सेट जितने भी है सबका उसमें प्रतिबिंब बनना चाहिए। आपके पीछे मान लो कुर्सी रखी तो कुर्सी उसमें दिखना चाहिए, है ना, सामने मिरर में। ठीक, तो ये हो गया आपका कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का सेट बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब है। तो ये हमारा जो संबंध है वो हमारा फलन है। अब इस फलन का अगर आपको पूछा जाए डोमेन या फिर प्रांत, परिसर और सहप्रांत, आपको क्या पूछा जाए, प्रांत पूछा जाए, परिसर पूछा जाए और सहप्रांत। प्रांत क्या होता है, जो आपका रिलेशन में होते हैं। सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी से कनेक्टेड है, कौन कौन से हैं, ए बी और सी। परिसर में सेट बी के ऐसे एलिमेंट जो सेट ए से कनेक्टेड है, कौन कौन से हैं, 1 2 और 3। सहप्रांत में पूरा सेट बी मीन्स 1 2 और 3, ये आपका फलन है। ठीक, अब सेकेंड एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे, फर्स्ट सेट है ए, सेकेंड सेट है बी। फर्स्ट सेट में एलिमेंट है 9 4 एंड 25 और सेट बी के कुछ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आप देखिए जो 9 है, सेट ए का एक एलिमेंट 9, उसके कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, 3 से भी कनेक्टेड है, ये ऋण 3 से भी कनेक्टेड है। एक एलिमेंट है जो सेट ए का, उसके 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ स्पष्ट बोला गया कि सेट बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब। हमको यहाँ कितना मिल रहा है, 2। दैट मीन्स कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब हम ये बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो फलन नहीं है, रिलेशन है लेकिन फलन नहीं है। तो इसका रिलेशन का आप ज्ञात कर सकते हो प्रांत, सहप्रांत और
परिसर, लेकिन ये जो रिलेशन है वो हमारा फलन नहीं है। मतलब यहाँ पे एक जो इंसान है, मान के चलो उसका ये 2 मिरर दिख रहा है, जैसे दर्पण में 2 प्रतिबिंब दिख रहा है, गलत है वो, ठीक है। देखो ये आपका, जैसे कि इसको आप क्या बोल रहे हो, इसका प्रतिबिंब बोल रहे हो ना, प्रतिबिंब बोलते हैं। मीन्स ये जो 5 है वो 25 का क्या है, प्रतिबिंब है। 25 का प्रतिबिंब क्या है, 5, और 5 का इधर से देखो तो ये कहलाता है आपका पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 25 का, जैसे कि मिरर में आप खड़े तो आपका प्रतिबिंब दिखेगा मिरर में, और मिरर का जो मिरर के सामने आप रहोगे तो मिरर आप क्या कहलाओगे, मिरर के पूर्व प्रतिबिंब आप कहलाओगे, ठीक है। मतलब ये भी हमारा फलन नहीं है। अब इसको चेक करते हैं कि ये क्या, ये फलन है कि नहीं है। देखो यहाँ पे सेट ए है और ये आपका सेट बी है ना। अब यहाँ पे देखो सेट ऋण 2, तो हाँ सिर्फ एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका भी सिर्फ एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका भी सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब बन रहा है ना, इसका भी सिर्फ एक प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट है 4 जिसका बी में कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, प्रत्येक अवयव का, सेट ए के सभी अवयव का बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो 4 है वो छूट गया, उसका कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा। दैट मीन्स कि ये एग्जाम्पल भी, ये जो रिलेशन है वो भी हमारा फलन नहीं है। और कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या ये रिलेशन हमारा फलन है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट 1 है उसका हाँ एक प्रतिबिंब है, 2 का भी एक और केवल एक प्रतिबिंब है, 3 का भी केवल एक और एक प्रतिबिंब है, और 4 का भी केवल एक और एक प्रतिबिंब है। मतलब उसने क्या कहा था कि सेट ए के सभी अवयव का, हाँ सभी अवयव का एक और केवल एक, हाँ सभी का सिर्फ एक और एक अवयव, एक और एक प्रतिबिंब है सेट बी में। मतलब ये बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो हमारा फंक्शन है। हालांकि सेट बी में एक एलिमेंट छूट गया है, उससे मतलब नहीं है। हमारा मेन 2 पॉइंट्स था, उसमें सेट ए के सभी एलिमेंट्स का प्रतिबिंब बनना चाहिए, और कैसा प्रतिबिंब, एक और एक प्रतिबिंब। तो ये जो हमारा रिलेशन है वो हमारा फंक्शन है। अब इसका हमको चाहिए प्रांत। प्रांत मीन्स हो जाता है आपका डोमेन। ओके, डोमेन क्या होता है, सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स जो सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं, 1, 2, 3 और 4। और जाहिर सी बात है फलन है, मतलब सारे एलिमेंट्स का ही इमेज बनेगा। तो आप लिख सकते हैं फलन का प्रांत हमेशा सेट ए होगा, मतलब पहला सेट होगा। उसके बाद परिसर की बात करें अगर हम, परिसर मीन्स सेट बी के ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए के प्रतिबिंब हैं या फिर सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड हैं। कौन कौन सा है यहाँ पे, x है, y है और z। t नहीं आएगा क्योंकि t का कोई पूर्व इमेज या फिर पूर्व प्रतिबिंब या फिर प्री इमेज नहीं है, मतलब ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। अब आपका आता है सहप्रांत। सहप्रांत मीन्स सेट बी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। ये हो गया आपका कि ये रिलेशन फलन है। अब देखो फलन के प्रकार हमको पढ़ने बहुत सारे हैं, 14, ठीक है। कौन कौन से हैं, अचर फलन, तत्समक फलन, बहुपद फलन, परिमेय फलन, पांक फलन, सिग्नम फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, वर्गमूल फलन, चरघातांकीय फलन, लघुगणकीय फलन, व्युत्क्रम फलन, आवर्ती फलन, सम फलन और विषम फलन। 14 फलन के प्रकार हैं। अब इनमें से आपका जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। इन सब फलन को हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी साथ में हम करते जाएंगे। फर्स्ट हम देखते हैं तत्समक फलन या फिर आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, अगर हम लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, इस टाइप के फंक्शन को यहाँ पे तत्समक या फिर आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। इसमें होता है मतलब जो आप x लेंगे, एक्चुअल में ये f ऑफ x होता है, वही हमारा क्या होता है y। क्योंकि अगर हम 2 सेट डिफाइन करते हैं, सेट A और सेट B, अगर इसका एलिमेंट x मानते हैं तो इसका एलिमेंट y मानते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये होता है आपका f ऑफ x, और जो जाके किसके इक्वल हो जाता है, y के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है हमारा। तो यहाँ पे इस फलन के अकॉर्डिंग हमारा y और x जो होता है वो
समान होता है। दैट मीन्स अगर x का मान 1 है तो y का मान 1 होगा, x का मान -1 है तो y का मान -1 होगा, x का मान -10 है तो y का मान -10, मतलब x का जैसे जैसा मान वैसे y का मान। ठीक है, इसका जैसे कि अगर हम मान लो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमको इसके ग्राफ में जैसे कि 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, -1 -2 -3 3 1 2 3, और ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 यहाँ आ जाएगा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे मिलेगा, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3। ऐसा वैसे ही नेगेटिव साइड जाएंगे तो x की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -2 तो इसकी भी वैल्यू -2 -3। तो हमको इसका जो ग्राफ मिलेगा वो एक रेखा मिलेगी, स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है, जो मूल बिंदु से होके जाएगा। इसका अगर हम ढाल निकालने का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। एक्चुअल 10th क्लास की जो वीडियो थी उसमें मैंने ढाल का फॉर्मूला डाला हुआ है, तो इसका ढाल होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसी आइडेंटिटी फलन के प्रांत और परिसर की, प्रांत मीन्स डोमेन, प्रांत मीन्स होता है x के पॉसिबल वैल्यूज़, x के कौन कौन से मान संभव हैं, कि x का कौन कौन सा मान आ सकता है। तो कोई बंदिश है क्या कि x का मान इतना ही होना चाहिए यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग नहीं। x का मान मैं 1 भी रख सकती हूँ, 0 भी रख सकती हूँ, यहाँ पे बढ़ाते जा सकती हूँ। कितना, कहाँ तक बढ़ाऊँगी, -∞ तक। वैसे ही नेगेटिव में भी मैं -∞ तक बढ़ा सकती हूँ, मतलब प्रांत इसका हो जाएगा -∞ से +∞। ठीक है, x की पॉसिबल वैल्यूज़ ऋण ∞ से धन ∞ तक कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ परिसर की। परिसर मीन्स ये होता है y का मान, y का क्या क्या मान आ सकता है, x के मैं क्या क्या मान रखूँ कि y के क्या क्या मान आए। अगर x का मान मैं ऋण -∞ से +∞ तक रखती हूँ, तो एज इट इज़ y का मान भी मुझे क्या क्या मिलेगा, -∞ से +∞। ये हो गया आपके तत्सम की फलन का प्रांत और परिसर। चलिए अब देखते हैं हमारा कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। ठीक है, कांस्टेंट है दैट मीन्स f(x) की वैल्यू हमेशा आएगी कांस्टेंट, कोई भी एक स्थिर राशि के हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कांस्टेंट फलन। दैट मीन्स अगर हम 2 सेट लेते हैं, a और दूसरा सेट होता है b, ठीक, तो a के जगह अगर मैं कुछ भी वैल्यू रखती हूँ, ABCD रख लेते हैं। अगर मान लो A B C D E, सबकी वैल्यू एक पॉइंट पे जाके अटक जाएगी। मान लो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर हम मान लेते हैं, मान ली मैं 5, सबकी वैल्यू वहीं पे 5 पे जाके अटकेगी, मतलब सबका रिलेशन जो बनेगा वो 5 से ही बनेगा। मतलब x की वैल्यू मैं कुछ भी रख लूँ, y की वैल्यू आएगी 5, मतलब 5। ठीक है, जस्ट एग्ज़ाम्पल सोच लो, जैसे कि कोई वेट नापने की मशीन होती है ना, दुकानों में जो होता है तौलने वाला मशीन, इलेक्ट्रिक वाला। ठीक है, उसका मान लो वो मशीन ख़राब हो गई है और मशीन जाके अटक गई है 5 किलो पे, उसका जो डिस्प्ले होता है 5 किलो पे अटक गया है मान के चलो। अब उस पर आप ले जाके 1 किलो का सामान रखो, तब भी वो 5 किलो ही देगा, है ना। जैसे कि इसी को अगर तो मैं ग्राफ आपको बना देती हूँ, एक्स और ये हो गया आपका y एक्सिस, x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक, मान लो मशीन का कांटा अटक गया यहाँ पे 5 kg पर, y की वैल्यू 5 kg, ये 1 2 3 4 5, -1 -2 ऐसा कुछ। ठीक है, अब मैं रख रही हूँ यहाँ पे, उसमें सामान रख दी मैंने, 1 kg का सामान रख दिया, मतलब x की वैल्यू 1 रख दिया, तब भी कांटा 5 kg पे अटका हुआ है। मैंने इसमें 4 किलो का सामान रख दिया, तब भी कांटा 5 kg पर, क्योंकि वो तो ख़राब हो चुका है, 5 में अटक गया है। ठीक है, उसमें उसे कुछ कम करते जा रही, उसका कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को ही कुछ कम कर दे रही, तो भी कांटा 5 kg पर अटका हुआ है। उसमें कुछ भी नहीं रखा है, 0 है, तो भी कांटा 5 kg पे रही है। मतलब x की वैल्यू में कुछ भी रख लूँ वो कांस्टेंट है, इस 5 से ना नीचे आ रहा ना ऊपर जा रहा है। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट फलन, अचर
अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। मीन्स एक्स की कुछ भी वैल्यू रखूँ, मुझे वाई की वैल्यू हमेशा मिलेगी एक कांस्टेंट राशि 5। उसको ग्राफ से हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसी का अगर हम देखें क्या निकालें, प्रांत मीन्स एक्स के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे मैं एक्स का मान क्या क्या रख सकती हूँ संख्या में, नंबर्स में, है ना। तो एक्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस है क्या कि मैं कितने किलो का रखूँ? कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं ऋणात्मक में भी रख सकती हूँ, पॉजिटिव में भी अगर रखना चाहूँ तो। वजन की बात अभी छोड़ देते हैं। प्रांत में एक्स के कौन कौन से वैल्यूज़ मैं रख सकती हूँ? एक्स की मैं ऋणात्मक वैल्यू रखूँ चाहे धनात्मक वैल्यू रखूँ, चाहे कितनी भी वैल्यू रखूँ, आपको y का मान हमेशा क्या मिलेगा? 5। तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ है -∞ से +∞। परिसर आपको हमेशा मान कितना मिलेगा? 5, सिर्फ और सिर्फ 5 सिंगलटन, ठीक है। परिसर में आपका रहेगा सिर्फ 5, और इसका सहप्रांत तो आपका रहेगा सेट बी, वो भी आपका सिर्फ 5 रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपका कांस्टेंट फंक्शन का प्रांत होता है -∞ से +∞। परिसर होता है जो भी राशि आपका के, जो भी आपने माना है, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू 5 लेके समझा था, इसलिए इसका परिसर 5 आ गया। अगर आप किसी दूसरे एग्जांपल में 10 जो भी है, तो यहाँ पे आपका परिसर वो चेंज हो जाएगा, ठीक। चलिए हम अब तीसरा फलन देखते हैं, सिग्नम फलन, ठीक है। सिग्नम फलन होता है, इसको जनरली डिनोट किया जाता है f(x) = mod of x upon x जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0, और 0 जब x इज़ इक्वल टू 0। मतलब f(x) के यहाँ पे दो मान हो सकते हैं। पहला x 0 के बराबर ना हो, उसी स्थिति में क्या हो जाएगा, mod of x upon x, और x 0 के बराबर हो तब 0। इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूँ तो मैं एक चीज़ और कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे दिया है x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिया है ना। इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब x 0 के बराबर नहीं है, तो क्या हो सकता है, x या तो 0 से बड़ा हो सकता है, दैट मीन्स या तो x ग्रेटर देन 0 या फिर x जो है वो लेस देन 0। दो केस हो सकता है ना। x 0 से बराबर नहीं है मतलब 0 से या तो बड़ा है, धनात्मक है, या तो 0 से छोटा है, ऋणात्मक है। जैसे इसी में ही mod of x upon x, इसमें अगर मैं मान लूँ कि x जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब x जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। दैट मीन्स x क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो mod x का वैल्यू तो x ही आएगा, और x की जगह x ही रहेगा। दैट मीन्स वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1। मतलब f(x) इज़ इक्वल टू होगा 1 यदि x ग्रेटर देन 0। अगर यहीं पे मैं देखूँ कि x लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव हो x, तो mod of x की वैल्यू मुझे अभी भी पॉजिटिव मिलेगी, बट यहाँ पे x की जगह में आ जाएगा -x, क्योंकि x मैंने नेगेटिव लिया है। तो यहाँ पे 1 की जगह मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। दैट मीन्स -1 जब x लेस देन 0, और हमको तो दिया गया है 0 कब, जब x इज़ इक्वल टू 0। तो देखो सिग्नम फलन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस रूप में मैं लिख सकती हूँ, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल रहा है कि x का मान अगर मैं 0 रखती हूँ तो y का मान मुझे 0 मिलेगा। x का मान अगर 0 से बड़ा है कुछ भी तो y का मान मुझे 1 मिलेगा, और x का मान अगर 0 से छोटा है कुछ भी तो y का मान मुझे -1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं दो सेट डिफाइन करती हूँ, ठीक, यहाँ पे -2, 3, -4, 6, 0, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं मान लो, और सेट बी पे सिर्फ हमारे दो नंबर रहेंगे, 1, 0 और -1। -2 क्या है, लेस देन 0। इस केस में किससे कनेक्ट हो जाएगा ये, -1 से। 3 क्या है, ग्रेटर देन 0। इस केस में ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 0 है तो 8। -4 क्या है, लेस देन 0। इस केस में -1 से जुड़ जाएगा। 6 क्या है, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये x से जुड़ जाएगा। 0 अगर x का मान 0 है तो y का मान मुझे मिल जाएगा 0। क्लियर। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसका बात करूँ प्रांत का, डोमेन का, ठीक है, मतलब x के कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज़ है, क्या क्या रख सकती हूँ मैं, तो x का मान मैं क्या क्या रख सकती हूँ बताओ, -∞ से +∞ तक मैं x की वैल्यूज़ यहाँ पे रख सकती हूँ। और मुझे परिसर मीन्स y के मान मुझे क्या क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ y का मान मुझे मिलेगा ऋण 1 मिलेगा, 0 मिलेगा और
1। इन तीनों के अलावा मुझे y की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये हो गया इसका प्रांत, ये हो गया इसका परिसर। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या होता है, चलो देख लेते हैं। चलो ठीक है, x की वैल्यू रखते हैं 0, तो y की भी वैल्यू है आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। अब 0 से थोड़ा सा बड़ा पॉजिटिव 0.1, तो y का मान क्या मिल जाएगा, 1। यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे ठीक। इसको छोड़ देगा, ये नहीं लेगा तो छोड़ देते, उसको वहाँ पे डॉट कर देते। उसके बाद x का मान जितना भी इधर रखूँ, मतलब जितना भी मान रखूँगी इधर, सब x की वैल्यू बड़ी होगी, तो हर केस में y का मान क्या आएगा, 1। दैट मीन्स मुझे यहाँ से एक स्ट्रेट रेखा मिल जाएगी। x के सभी मान के लिए y का मान हमेशा 1 ही आएगा, पॉजिटिव मान के लिए। अब x के नेगेटिव मान की बात करती हूँ, मतलब x का मान अगर मैं रखती हूँ -1, x का मान -1 रखी तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1। दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे 0 पे 0 मिलेगा, उसके बाद जैसे जैसे इधर आएगा x का मान जैसे जैसे कम होते जाएगा, y का मान भी -1 पर ही कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसका ग्राफ बनता है, ठीक। इस प्रकार ये आपका सिग्नम फलन का ग्राफ हो गया और इसका प्रांत और परिसर।